मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों जिसमें पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव और इसके साथ साथ एक सीट लोकसभा की खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और इसके लिए बीजेपी अभी से तैयारियों में जुट गई है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कई नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। बीजेपी ने सत्ता के साथ संगठन स्तर पर भी जिम्मेदारी सौंपी है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र का 8 विधानसभा तक विस्तार है। ऐसे में विधानसभा वार कई मंत्रियों को कमान सौंपी गई है। नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री तुलसी सिलावट को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र में मंत्री इंदर सिंह परमार, बागली विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री उषा ठाकुर, मानधाता विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री विजय शाह और खंडवा विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री कमल पटेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जबकि पंधाना विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जिम्मेदारी दी गई है और भीकनगांव और बड़वा विधानसभा सीट के लिए मंत्री जगदीश देवड़ा जिम्मेदारी संभालेंगे। ये विधानसभा वार क्षेत्रों में जिम्मेदारी संभालेंगे ताकि सब मिलाकर खंडवा लोकसभा सीट बीजेपी को दिला सके। वहीं संगठनात्मक स्तर पर बुरहानपुर जिले में प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा, खंडवा जिले में प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार, देवास जिले में प्रदेश उपाध्यक्ष चिंतामणि मालवीय और खरगोन जिले में प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती जिला स्तर पर मोर्चा संभालेंगे। चुनाव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। हम सबको निर्देश दे दिया गया है, आदेश दे दिया है संगठन की तरफ से, तो हम लोग चुनाव के क्षेत्र में अभी से ही निकल के जाएंगे। मुझे पृथ्वीपुर में रहने का आदेश दिया है। एमपी में 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी बीजेपी ने नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। यहां भी सभी सीटों पर सत्ता के साथ साथ संगठन स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी की लिस्ट में रैगांव विधानसभा सीट पर 3 मंत्रियों को लगाया गया है, जबकि पृथ्वीपुर और जोबट में 2-2 मंत्रियों को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी है। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया और भारत सिंह कुशवाहा, सतना जिले के रैगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री राम खिलावन पटेल, बिसाऊलाल सिंह और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। जबकि अलीराजपुर जिले की जोबट विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री विश्वास सारंग और प्रेम सिंह पटेल को जीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मृदुल शर्मा और सचिन जोशी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मृदुल, आपके पास आ रहा हूं। मृदुल, पूरी ताकत लगा दी पार्टी ने और सरकार ने, तमाम मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। एक एक सीट पर 2-2 मंत्री लगाए गए हैं। बिल्कुल आसिफ, क्योंकि देखिए डगर जो है वो कठिन है। वो डगर इसलिए कठिन हो जाती है क्योंकि दमोह में जिस तरीके से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद आप देखिए कितने ज़्यादा आरोप अंदर खाने लगते हैं। ये कह दिया जाता है कि हम सीट इसलिए हार गए हैं क्योंकि वहाँ पर भीतरघात हो गया है और बड़े कद्दावर नेता जयंत मलैया जो दमोह सीट पर अपना दखल रखते हैं, उनके बेटे को पार्टी से हटा दिया जाता है और उनसे जवाब मांगा जाता है। तो इन सब चीज़ों के बाद भारतीय जनता पार्टी कोई गलती नहीं करना चाहती है और इसलिए ये मैराथन बैठ के चल रही हैं। आप देखिए, एक सीट के हारने के बाद कांग्रेस ने ये साबित करने की कोशिश की थी कि जनता नाराज़ है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हरकतें कर रही हैं उसका खामियाजा उसे उठाना पड़ रहा है। ये बात अलग है कि जो अभी चुनाव होने वाले हैं उनमें थोड़ा सा अंतर रहेगा। खंडवा लोकसभा सीट की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर नंद कुमार सिंह चौहान ऐसे नेता रहे, वरिष्ठ नेता रहे, अध्यक्ष रहे पार्टी के और 1996 के बाद सबसे ज़्यादा बार वो यहाँ से सांसद बने और संसद में जाकर उन्होंने पार्टी का पक्ष रखा या अपने क्षेत्र की जनता का पक्ष रखा। लेकिन आज के दौर में समीकरण बहुत मायने रखते हैं क्योंकि जिस खंडवा विधानसभा में 8 विधानसभा सीट आसिफ आती हैं उसमें 4 पर कांग्रेस का कब्जा है, 1 पर निर्दलीय है और मात्र 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि बीजेपी की कोशिश यही है, चाहे जिला हो, ब्लॉक हो, मंडल हो, गांव हो, वार्ड हो या वहां के बूथ हो, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है। अलग अलग सीट की अगर विधानसभा की जो सीटें हैं आसिफ या लोकसभा की सीटें हैं उसमें बहुत ज़्यादा समीकरण वोटों का भी है।
कुछ सीटों पर ज़रूर सामान्य और ब्राह्मण वोटों का कब्जा है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें जहां पर SC ST का बहुत बड़ा मार्जिन है और वोट की संख्या अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों भी, आपको याद होगा, कार्यकारिणी की बैठक हुई यहाँ पर, जिसमें SC और ST मोर्चा प्रकोष्ठों की भी जानकारी हुई, उनसे अपडेट लिया गया, फीडबैक लिया गया, प्रशिक्षण किस तरीके से दिया जाए, ये तमाम बैठकें चल रही हैं। अभी अंदर भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर SC मोर्चे की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है, ST मोर्चे की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, मुरलीधर राव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सभी बंद कमरे में बैठकर चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष PD शर्मा खुद यहाँ पर मौजूद हैं। तो इन सब चीज़ों से समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना के बाद जो माहौल प्रदेश में बना हुआ है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव मैदान में उतरेगी और सेकेंड वेव के बाद पार्टी ने कई जगह पर विरोध का भी सामना किया है। कई मोर्चों पर अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो लगातार कांग्रेस ने उसे कोरोना को लेकर घेरने की कोशिश की है। तो 2-3 चीज़ें बहुत पार्टी को देखनी होंगी कि किस तरह से वो जनता के बीच में जाएगी। अभी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिव कुमार जब यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्होंने भी यही कोशिश की, कार्यकर्ताओं से कहा है कि आपको बूथ तक जाना होगा, जो योजना है सरकार की, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसे जनता तक पहुंचाना होगा और बूथ स्तर पर अगर आप मजबूत होंगे तभी पार्टी को जीत मिलेगी। तो जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो विधानसभा चुनाव जब होते हैं या लोकसभा चुनाव होते हैं तो जिस तरीके की रणनीति बनती है उसी हिसाब से इस बार बनाई, और इस बार तो मंत्रियों के कंधों पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो आसिफ, आप समझ सकते हैं कि एक एक चीज को यहाँ पर देखा जा रहा है, परखा जा रहा है और फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं, फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। मृदुल, लौट रहा हूं मैं आपके पास। सचिन जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, देखिए, इस एक लोकसभा सीट को जीतने हारने या 3 विधानसभा सीट को जीतने हारने से सरकार की राजनीतिक सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हां, इतना जरूर है कि 1.25 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड के तौर पर इन सीटों के नतीजे विपक्ष या पक्ष अपने हिसाब से उसे बताएंगे। बिल्कुल, आपने आसिफ जिस तरह की बात मृदुल ने कही है कि राह जो डगर है वो आसान नहीं है। पश्चिमी मध्य प्रदेश का यह आदिवासी जिला है जहां पर कांग्रेस ने झाबुआ और अलीराजपुर की 5 विधानसभा सीट पर विधानसभा चुनाव में कब्जा किया था। बीजेपी कोई भी चुनाव हल्के में नहीं लेती है, इस लिहाज से वे इस बार भी पूरी तैयारी के साथ में इस विधानसभा के उपचुनाव के मैदान में जा रही है। कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन जिस तरीके की तैयारी बीजेपी ने की है, इस समय कांग्रेस से वो एक कदम आगे है। अगर मैं जोबट विधानसभा की बात करूं तो यहाँ पर जो दिवंगत कांग्रेस नेत्री रही हैं, जिन्हें कहा जाता है कि वे बहुत ही कद्दावर नेता रही हैं, कलावती भूरिया की कोरोना से मृत्यु के बाद में ये खाली हुई थी और इस पर अब तो उपचुनाव होना है। बहुत ही सोच समझकर रणनीति तैयार की गई है, जो टीम तैयार की गई है उसमें एक एक बारीकी और एक एक पहलू का ध्यान रखा गया है। आसिफ, जो अलीराजपुर जिले का ये जोबट विधानसभा क्षेत्र है, ये 2 हिस्सों में है। इसमें भील कम्युनिटी और भिलाला कम्युनिटी दोनों के ही लोगों की यहाँ पर बराबर वोटिंग परसेंटेज है, जहां पर इसी को साधने के लिए बीजेपी ने जो लिस्ट तैयार की है, जिन नेताओं को यहाँ पर तैयार मैदान में उतारा जा रहा है, उनके नाम भी बहुत सोच समझ के लिए गए हैं। 33% करीब भील कम्युनिटी के लोग हैं, 60% भिलाला कम्युनिटी के लोग हैं, 4 से 5% पिछड़ा वर्ग के मतदाता हैं और शेष अन्य हैं। देखिए, इसी लिहाज से उन्होंने संगठनात्मक तौर पर देखने के लिए अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कर सिंह भाबर, जो कि झाबुआ जिले के ही हैं, भील कम्युनिटी के लिए उनको तैयार किया गया है। भिलाला कम्युनिटी के लिए गजेंद्र पटेल, जो बड़वानी से जो खरगोन के सांसद हैं, और जयदीप पटेल, दोनों ही भिलाला कम्युनिटी से आते हैं, स्थानीय नेता तो हैं ही। इन दोनों को विशेष जिम्मेदारी दी गई है और रणनीति के तौर पर विश्वास सारंग का नाम हमेशा से ये कहा जाता है कि वे अच्छे रणनीतिकार हैं, जमीन पर जाकर काम करते हैं, लिहाजा उनका नाम इस उपचुनाव के लिए तैयार किया गया है। कांग्रेस की तरफ से तैयारी हुई थी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहाँ पर पहुंचे थे, लोगों से मिले भी थे, लेकिन जो सूची तैयार हुई है, जिन नेताओं के नाम सामने आ गए हैं और जो जिस तरीके की रणनीति बीजेपी ने इस उपचुनाव को जीतने के लिए तैयार की है, उसमें वो कांग्रेस से आगे निकलती दिखाई दे रही है। खास बात यह है कि जिस तरीके से मृदुल बता रहे थे कि उपचुनाव में जैसा दमोह में सामने आया, भीतरघात की बात कही गई, यही चिंता यहाँ पर बीजेपी को भी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दावेदार सामने आ रहे हैं, अब तक की जो बैठकें हुई हैं, जिन प्रभारियों को यहाँ पर रायशुमारी के लिए भी भेजा जा चुका है, उनके सामने लगातार तेजी से ज्यादा नाम सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी ने उपचुनाव की घोषणा होने से पहले ही इस टीम का ऐलान कर दिया है,
ताकि असंतुष्टों को मनाया जा सके और हर हाल में कांग्रेस से ये सीट छीन करके अपने पाले में ली जा सके। जी सचिन, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मृदुल, दमोह के बाद खंडवा, अलीराजपुर, बाकी जो सीटें हैं निवाड़ी और इन सब की, इसमें जो अंतर है वो ये कि दमोह में एक ऐसे कांग्रेसी को बीजेपी ने चुनाव लड़वाया जिसने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, और फिर सिद्धार्थ की पहले नाराजगी, फिर मान मनोवल का दौर, फिर उसके बाद भीतरघात के आरोप, फिर पार्टी की कार्रवाई, वो एक अलग चीज है। लेकिन अब यहां बीजेपी के पास मौका है कि किसी पुराने बीजेपी कैडर वाले व्यक्ति को टिकट दिया जाए और उस पर पूरी पार्टी आगे बढ़े। ये एक प्लस पॉइंट रहेगा बीजेपी के लिए, जो पिछली बार शायद मजबूरी और उसके बाद हार का सबब बना। बिल्कुल आसिफ, ज़रूर ये प्लस पॉइंट रहेगा, लेकिन पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी कुछ हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, और उसी को लेकर विचार मंथन चल रहा है। जो पॉजिटिविटी का आपने जिक्र किया है, यानी जो प्लस पॉइंट का आपने जिक्र किए हैं, वो यही है कि अगर दमोह में जनता नाराज़ थी या दमोह में भीतरघात हुआ है, तो इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत कैसे है। आप देखिए, पृथ्वीपुर को छोड़ दीजिए, लेकिन विंध्य में भारतीय जनता पार्टी मजबूत ज़रूर रही, लेकिन अब उसके सामने विंध्य क्षेत्र से भी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का जो वोट है वो बहुत मायने रखता है इस सीट पर। और इस सीट पर इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार, जैसा हम कह रहे हैं कि एक विशेष जातिगत समीकरण को देखते हुए लगातार प्लानिंग बना रही है। अब आप पृथ्वीपुर की सीट पर आ जाइए, ये बुंदेलखंड का वो इलाका है जहाँ पर सामान्य और पिछड़ा वर्ग के वोटों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आप पिछले चुनावों में भी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा ज़रूर भारी रहा है, और इसलिए कांग्रेस का पलड़ा जब भारी होता है, और मुझे लगता है सिर्फ शायद बैठक खत्म हो चुकी है, क्योंकि हलचल मैं पीछे देख पा रहा हूँ, इस बैठक के खत्म होने के बाद यहाँ पर मृदुल, मैं सचिन के पास जा रहा हूँ, आप मूव करिए, कोई बड़ा नेता अगर मिल पाए, बातचीत हो पाए। मैं सचिन के पास जा रहा हूँ, जैसे ही आप किसी से बात करते हैं मैं आपके पास लौटता हूँ। सचिन, मैं आपके पास आ रहा हूँ और आपसे मेरा सवाल यही है, 3 विधानसभा सीटें जिन पर अभी किस्मत दांव पर लगी हुई है, हमने पहले भी जिक्र किया कि सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि इन तीनों सीटों पर बीजेपी के लिए शायद, जो मैंने सवाल मृदुल से पूछा, कि राह आसान इसलिए होगी क्योंकि इस बार पार्टी अपने कैंडिडेट खड़ा कर पाएगी, अब अपने कैडर से। बिल्कुल आपसे बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके की चुनौती दमोह में चेहरे को लेकर की थी, वैसी अब चुनौती कम से कम बीजेपी के सामने इन विधानसभा उपचुनाव में नहीं होगी। मैं अगर तीनों ही विधानसभाओं की बात करूं तो अभी से ये रायशुमारी जो है ये पहले से शुरू हो गई। जैसे ही ये विधानसभा उपचुनाव की स्थिति बनी थी, उसी समय से बीजेपी ने संगठन स्तर पर लोगों के बीच में, जनता के बीच में अपने संगठन के माध्यम से, अपने दूसरे अन्य सोर्सेस के माध्यम से चेहरा तलाशना शुरू कर दिया। और बीजेपी की कोशिश यही है कि वे अपने उन कैंडिडेट्स को इस बार मैदान में उतारे जिन पर पार्टी भरोसा कर पाए, जिताऊ उम्मीदवार हो सके, और कहीं ना कहीं जो पार्टी से लगातार और लंबे समय से जुड़ा हुआ है। अलीराजपुर और झाबुआ जिला चूंकि पश्चिमी मध्य प्रदेश का आदिवासी जिला है, मैं आपसे बता रहा हूं कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी, जोबट में महज 2300 से 2500 वोट का अंतर था और कांग्रेस की कलावती भूरिया ने जीत हासिल करी थी। अंतर काफी कम था। यही वजह है कि अब पार्टी किसी भी तरीके से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और हर हाल में अपने पाले में एक विधायक बढ़ाना चाहती है, और उसी वजह से तीनों ही विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने बड़े ही सोच समझकर ये नेता तय किए हैं, मंत्रियों को जवाबदारी सौंपी है, जिसमें तालमेल बनाने की कोशिश की गई है। जातिगत समीकरण भी देखे जा रहे हैं, संगठन और सरकार दोनों को ही बराबर जिम्मेदारी दी गई है ताकि ये जो विधानसभा उपचुनाव होने हैं उसमें पार्टी जीत हासिल कर सके। सचिन, 3 सीटों में से देखिए, एक तो पृथ्वीपुर सामान्य के लिए है, 2 सीटें, एक रैगांव और दूसरी रैगांव एससी के लिए और एसटी के लिए जोबट। जोबट में हमने देखा, जैसा आपने भी जिक्र किया, कलावती भूरिया और माधो सिंह डावर सीनियर लीडर है पार्टी के, कोई बहुत बड़ा जीत का अंतर नहीं था। तो सीनियर लीडर भी हैं, पिछली बार कलावती भूरिया को कड़ी टक्कर भी दी थी, एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद इतने वोट लेकर आए थे। पार्टी उन पर भरोसा जता सकती है या नया नाम की कोई चर्चा चल रही है इलाके में? बिल्कुल सही आसिफ, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने कि आखिर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी का चेहरा कौन होगा। देखिए, मैं इसको इस तरीके से आप बताना चाहता हूं कि ये कहीं ना कहीं इस बात पर भी निर्भर करेगा कि किस तरीके से जोबट विधानसभा क्षेत्र में
जो नेता लगातार चुनाव के बाद से काम कर रहे हैं, उन लोगों के नाम पर भी चर्चा होगी। जोबट जो नगर पालिका है वहां पर दीपक चौहान इस समय बीजेपी के अध्यक्ष हैं। एक नाम वो तेजी से सामने आ रहा है। स्वयं माधव सिंह डावर बड़ी तेजी से लॉबिंग कर रहे हैं, लगातार सक्रिय हैं। इसके अलावा और भी जो नाम है, जिसमें जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं जोबट से, उनके साथ साथ में पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान जो कि अलीराजपुर से चुनाव लड़ते रहे हैं, उनके नाम की चर्चा भी है कि वे अपनी सीट स्विच कर सकते हैं, बदल सकते हैं और जोबट विधानसभा से वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इन सब में सबसे प्रबल दावेदार और सबसे मजबूत कैंडिडेट माधव सिंह डावर को ही माना जा रहा है और यही वजह है कि लगातार जिस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं, अभी 23 जुलाई को अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर प्रभारी मंत्री पहुंचे थे। उस समय भी नागर सिंह चौहान के साथ साथ दूसरे तमाम नेता थे, लेकिन माधव सिंह डावर को वो तवज्जो दी गई क्योंकि वो इस विधानसभा से चुनाव लड़ते रहे हैं, पूर्व में बीजेपी से चुनाव लड़े हैं और सबसे कद्दावर नेता इस क्षेत्र के कहे जाते हैं। लिहाजा निगाह उन पर है। इसके अलावा नामों पर विचार हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से हार हुई थी वो अंतर काफी नहीं था, लेकिन फिर भी माधव सिंह डावर लगातार और लंबे समय से जोबट विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। लेकिन कोशिश पार्टी की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार हो जो हर हाल में जोबट विधानसभा सीट को कांग्रेस से छीनकर बीजेपी के पाले में ला सके। कांग्रेस की भी मजबूरी है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी दावेदारों की सूची बहुत लंबी होती जा रही है। कलावती भूरिया के परिवार के लोग तो हैं ही सही। अभी विक्रांत भूरिया जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी आया। कलावती भूरिया के परिवार के जो उनके भतीजे हैं, उनका नाम भी आया। इसके अलावा महेश पटेल जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, अलीराजपुर विधानसभा से कई बार चुनाव लड़े, हालांकि वो जीत नहीं पाए। उनके छोटे भाई मुकेश पटेल इस समय अलीराजपुर से विधायक हैं, उनका नाम भी आया। कांग्रेस में भी खींचातानी है, कांग्रेस में भी खींचातानी है। बीजेपी की अपनी क्या तैयारी में? लौट रहा हूं सचिन आपके पास। मृदुल एक बार फिर हमारे साथ है। मृदुल, बैठक खत्म हो गई, कुछ निकला है क्या अपडेट, कुछ नया? आसिफ, जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो लगातार दी गई पहले ही, क्योंकि प्रभार जो सौंपे गए हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज की बैठक का विषय रहे। लेकिन अब जो बैठक चल रही है, जिस समीकरण का हम जिक्र कर रहे थे, एसटी मोर्चे की ये बैठक है और जिन सीटों का सचिन जिक्र कर रहे हैं, जिन क्षेत्र की सीटों का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर आप देखिए वही समीकरण है। और अगर जातिगत समीकरणों को साधा जाएगा वक्त पर तो फिर उसका एक अलग फायदा मिलता है और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि अभी तक मंथन चल रहा है। हालांकि कितना और वक्त लगेगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन मैं ज़रूर कह सकता हूं कि लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त अभी और लगेगा। ये हमें जानकारी अंदर से हासिल हुई है कि 1 घंटे का वक्त तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि विचार मंथन चल रहा है। और आप ये देखिए, जब भी नेता पहुंचते हैं, बड़े नेता पहुंचते हैं, संगठन की चर्चा होती है, तो फिर डिनर पर भी कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं। जब खाने पर आप बैठते हैं तो कुछ चर्चा, जाहिर बात है मृदुल, सियासत में जब भी डिनर होता है तो नमक कम ज्यादा पर जिक्र नहीं होता। जिक्र यह होता है कि जो सियासी नमक है उसका क्या करें। नमक डालें तो कौन से ब्रांड का डालें, पिछली बार उसे डाला था तो कैसा स्वाद आया था, इस बार डालना ठीक रहेगा कि नहीं। मृदुल, नजर बनाए रखिए और डिनर के बाद या डिनर के बीच में कुछ निकल कर आए तो बताइएगा, जायके के अलावा। बहुत धन्यवाद आपका मृदुल, आपका भी, और सचिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।